आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जो पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से बिल्कुल घुप अंधेरे में कैद है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये सिर्फ पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है। 800 साल पहले बनी इस इमारत में एक ऐसा विज्ञान, ऐसी अकल्पनीय तकनीक और एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे दुनिया की नजरों से दूर कर दिया गया। तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और उन राजों से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1903 में चलना होगा। यही वो साल था जब बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डलिन इस मंदिर का मुआयना करने पहुंचे थे। अब वहां उन्होंने ऐसा क्या देखा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर के मुख्य सभास्थल यानी गर्भगृह को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सच में सिर्फ मंदिर को गिरने से बचाने के लिए था, या फिर उस अंधेरे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया था। इस जगह के इतिहास को लेकर दो बहुत ही अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए यहाँ 12 साल तक सूर्यदेव की घोर तपस्या की थी, और ठीक होने के बाद उन्होंने कृतज्ञता में इस मंदिर की नींव रखी। लेकिन अगर हम इतिहासकारों की माने तो जिस ढांचे को आज हम देखते हैं उसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के बेहद प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। उनकी कुछ बहुत ही बड़ी राजनीतिक और धार्मिक महत्वाकांक्षाएं थीं। अब राजा नरसिंहदेव की सोच कोई छोटी मोटी तो थी नहीं। उस विशाल सपने को सच करने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते हों। और यहीं पर ये 1200 का आंकड़ा सामने आता है। जी हाँ, उस दौर के सबसे महान वास्तुकार विशु महाराणा के नेतृत्व में पूरे आर्यवर्त से चुन चुनकर 1200 बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया। ये कोई मामूली मजदूरों की टीम नहीं थी, बल्कि ये उस समय के सबसे शानदार इंजीनियरों और शिल्पकारों की एक ड्रीम टीम थी। और इस 12 नंबर की अहमियत तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। राजा ने 1238 से लेकर 1264 ईस्वी के बीच पूरे 12 साल तक अपने राज्य के खजाने का मुंह खोल दिया था। मतलब उन्होंने अपने राज्य के 12 सालों के पूरे राजस्व के बराबर की दौलत सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट में लगा दी। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को गंग वंश की ताकत का एहसास कराने वाला एक महास्मारक था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उस दौर की इंजीनियरिंग। सोचिए, उस समय सीमेंट तो होता नहीं था, तो फिर इन विशाल बलुआ पत्थरों को जोड़ा कैसे गया? जवाब है एक बेहद ही अद्भुत इंटरलॉकिंग आयरन प्लेट सिस्टम। पत्थरों के बीच लोहे की पट्टियों को ऐसे फंसाया गया कि ये ढांचा समुद्र की नमकीन और तेज हवाओं के थपेड़े भी झेल सके और बड़े बड़े भूकंपों में भी सीना ताने खड़ा रहे। ये अपने आप में एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और इसी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार था मंदिर के अंदर हवा में तैरती हुई वो मूर्ति। ये कोई जादू टोना नहीं था, प्योर साइंस था। हुआ ये कि मंदिर की नींव में ढेर सारी लोहे की प्लेटें बिछाई गई और सबसे ऊपर यानी शिखर पर रखा गया 52 टन का एक भीमकाय मास्टर चुंबक। इन दोनों के बीच एक इतना पावरफुल डायमैग्नेटिक फील्ड बन गया कि बीच में रखी भगवान सूर्य की भारी भरकम अष्टधातु की मूर्ति बिना किसी सहारे के बिल्कुल हवा में तैरने लगी। ग्रेविटी का तो जैसे वहां कोई असर ही नहीं था। लेकिन रुकिए, ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ था। निर्माण का जो आखिरी पड़ाव था वो सबसे मुश्किल था। वो 1200 कारीगर अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद भी उस 52 टन के चुम्बक को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। जब बहुत समय बीत गया तो राजा का सब्र भी टूट गया, और फिर उन्होंने एक ऐसा खौफनाक अल्टीमेटम दिया जिसने सबकी रूह कपा दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कल सुबह तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। मौत का डर सबके सिर पे मंडरा रहा था कि तभी बिल्कुल आधी रात को एक चमत्कार हुआ। मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा का एक 12 साल का बेटा था, धर्मपद, जो अपनी मां के कहने पर वहां अपने पिता से मिलने आया था। उस नन्हे से बच्चे ने इस नामुमकिन सी चुनौती को अपने हाथ में ले लिया, और यकीन मानिए उस बालक ने अपनी गजब की सूझबूझ से उस पूरे उलझे हुए चुंबकीय समीकरण को चुटकियों में सुलझा दिया और मंदिर के शिखर को एकदम परफेक्ट तरीके से बैलेंस कर दिया। सुबह हुई, राजा और सारे कारीगर इस चमत्कार को देखकर खुशी से उछल पड़े। लेकिन यह ऐतिहासिक जीत एक बहुत बड़े दुख में बदल गई।
नन्हे धर्मपद को ये डर सताने लगा कि अगर राजा को ये पता चला कि जो काम 1200 दिग्गज इंजीनियर्स नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिया, तो शायद राजा गुस्से और बेइज्जती में सभी को फांसी पर लटका दे। उन सब की जान और अपने पिता का सम्मान बचाने के लिए उस 12 साल के मासूम ने मंदिर के ऊंचे शिखर से सीधे चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। उस बालक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, मंदिर पूरा हो गया और वो आज भी हमें अचंभित करता है। इसका डिजाइन ही देख लीजिए, पूरे मंदिर को सूर्यदेव के एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, और रथ के जो पहिए हैं ना, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वो पत्थर से तराशे गए बेहद ही सटीक खगोलीय उपकरण हैं। ये पहिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए समय बताते हैं, और वो भी सूरज की परछाई के हिसाब से, बिल्कुल 3 मिनट की सटीकता के साथ। इस रथ के पहियों का गणित अगर हम समझें तो दिमाग चकरा जाता है। ये 24 पहिए साल के 12 महीनों को दिखाते हैं। हर पहिए की 8 बड़ी तीलियां दिन के 3-3 घंटे के अंतराल को बताती हैं, और उनकी बीच की जो छोटी तीलियां हैं वो 3-3 मिनट का हिसाब रखती हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस रथ को खींचने वाले 7 घोड़े सिर्फ हफ्ते के 7 दिन ही नहीं बताते, बल्कि वो सूर्य की रोशनी में मौजूद 7 रंगों का भी प्रतीक हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आइजैक न्यूटन की प्रिज्म थ्योरी से पूरे 400 साल पहले ही रोशनी के 7 रंगों को पत्थरों पर उकेर दिया था। लेकिन ये विज्ञान और ये तकनीक आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। खासकर 16वीं सदी के पुर्तगाली नाविकों के लिए तो ये मंदिर किसी डरावने सपने जैसा था। उन्होंने इसे नाम दिया था ब्लैक पगोडा, और इसका कारण कोई काला रंग नहीं था। असल में मंदिर के शिखर पर लगे उस 52 टन के चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा ताकतवर था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। जहाज अपना रास्ता भटककर सीधे चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाते थे। और इसी वजह से इस शानदार धरोहर का जो अंत हुआ वो बहुत ही रुला देने वाला है। शुरुआत हुई 1568 में जब काला पहाड़ ने इस पर हमला किया, लेकिन ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब यूरोपियन नाविकों ने अपने जहाज़ों को बचाने के चक्कर में उस 52 टन के मास्टर चुंबक को ही वहां से निकालकर गायब कर दिया। चुंबक हटते ही वो पूरा का पूरा आयरन लॉक सिस्टम बिखरने लगा। मंदिर का बैलेंस हमेशा के लिए खत्म हो गया, और धीरे धीरे ये भव्य इमारत एक वीरान खौफनाक जंगल में बदल गई। जब ये ढांचा अस्थिर होने लगा और हमले बढ़ने लगे, तो वहां के पुजारियों ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। उस पवित्र और हवा में तैरती हुई मूर्ति को खंडर में दबने से बचाने के लिए उन्होंने उसे रात के अंधेरे में चुपचाप वहां से निकाल लिया। कई सालों तक उसे रेत के नीचे छिपाकर सुरक्षित रखा गया, और वो जो खाली और टूटता हुआ मुख्य ढांचा था उसे पूरी तरह से वक्त और उस घने जंगल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। और इसी के साथ हम वापस 1903 के उसी मोड़ पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। जब 1837 में एक स्कॉटिश इतिहासकार ने इसे खोजा और ब्रिटिश सरकार को इसकी जर्जर हालत का पता चला, तो उन्होंने इसे बचाने के नाम पर एक बड़ा ही अजीब और कठोर फैसला ले लिया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गिरते हुए असेंबली हॉल को लाखों टन रेत से ठसाठस भर दिया। सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिए गए, और इसके अंदर के जो भी रहस्य थे वो उसी रेत के नीचे दफन होकर रह गए। खैर, 120 साल से भी ज्यादा के इस लंबे सन्नाटे के बाद अब फाइनली एक नई उम्मीद जागी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और IIT मद्रास जैसी संस्थाएं अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। 2022 में उस रेत को बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हुई, और अभी हाल ही में 2025 में अंदर के ढांचे की ताकत को जांचने के लिए बहुत ही सावधानी के साथ कोर ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। और इसी दिसंबर 2025 की कोर ड्रिलिंग से एक ऐसी खोज सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। वो नंबर है 13.5 मीटर। डेटा से ये पता चला है कि अंग्रेजों ने मंदिर को सहारा देने के लिए जो लाखों टन रेत बिल्कुल छत तक भरी थी ना, वो रेत अब रहस्यमयी तरीके से लगभग 13.5 मीटर नीचे खिसक चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंदर ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा बन गया है, जो इस 800 साल पुराने ढांचे के लिए एक नया और बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ASI के एक बड़े पुरातत्वविद DB गणनायक की बात से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आजकल के वैज्ञानिकों को कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है।
हम बस यूं ही जाकर उन दरवाजों को नहीं खोल सकते। अगर हमने बिना दीवारों की ताकत जाने ऐसा कुछ किया तो ये 800 साल पुराना ऐतिहासिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इसलिए हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर और वैज्ञानिक तरीके से उठाया जा रहा है। इन सारी बातों को जानकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। कोणार्क कभी भी सिर्फ एक साधारण सा मंदिर नहीं था। ये तो खगोल विज्ञान, भौतिकी, गणित और बेजोड़ वास्तुकला की एक जीती जागती यूनिवर्सिटी थी। ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञानकोश था जो आज के मॉडर्न साइंस को भी कड़ी टक्कर देता है। सच में ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि 800 साल पहले का विज्ञान आज की हमारी एडवांस तकनीक को कैसे चुनौती दे रहा है ना कमाल की बात। तो इस पूरी चर्चा के बाद जैसे जैसे एएसआई उस सीलबंद गर्भगृह के दरवाजे खोलने के करीब पहुंच रही है, एक ही सवाल बार बार जहन में गूंजता है। वो जो 13.5 मीटर रेत नीचे खिसक गई है, उस खाली जगह में एक सदी से चले आ रहे उस घने अंधेरे में वास्तव में क्या छिपा है? क्या हमें उस खोए हुए डायमैग्नेटिक फील्ड का कोई सबूत मिलेगा, या फिर कोई ऐसा प्राचीन रहस्य दुनिया के सामने आएगा जो इतिहास के पन्नों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? ये एक ऐसा राज है जिस पर से बहुत जल्द पर्दा उठने ही वाला है।